हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों, बहुत बच्चे कह रहे हैं इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ठीक है, यूपी बोर्ड के बच्चों को कुछ दिक्कत हो रही थी एंड बहुत सारे और भी बच्चे हैं सीबीएसई बोर्ड के भी एंड अदर बोर्ड्स के, जिनको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर बहुत दिक्कत हो रही थी कि सर इकोनॉमिक्स अच्छे से नहीं हो पाया। तो दोस्तों, आधा इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ा था एंड आधा इकोनॉमिक्स देवाशीष सर ने पढ़ाया था। ठीक है, तो उससे मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पे ये है कि आप लोग क्वेश्चन कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, तो आज का जो अपना वीडियो होगा वो नॉलेज के साथ साथ आपका रिवीजन वीडियो भी होगा। तो मैं आपको जितना बताऊंगा आपको उतना याद करना है। ठीक है, अब आपको ज्यादा उसके अंदर लॉजिक नहीं लगाना है कि इसका क्या लॉजिक है, इसका क्या लॉजिक नहीं है। तो मैं ये जो वीडियो है कम से कम टाइम का रखना चाहता हूं। ठीक है, एंड जो रिवीजन के वीडियो है इकोनॉमिक्स के, वो 2 या 3 वीडियो आएंगे। ये अपना इकोनॉमिक्स का रिवीजन का पहला वीडियो है, क्योंकि अगर एक वीडियो के अंदर पूरा रिवाइज करवा दूं तो वीडियो 1-1.5 घंटे से ऊपर का हो जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। जितना दोस्तों मैं आपको बताऊंगा आपको उतना ही याद रखना है, एक्स्ट्रा चीजों को ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो दोस्तों मतलब इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ये इकोनॉमी होता क्या है? तो दोस्तों इकोनॉमी एक तरह की सिचुएशन होती है, सिस्टम होता है जहां पे लोग काम करते हैं, पैसा कमाते हैं। जैसे कि इंडियन इकोनॉमी हो गई, अमेरिकन इकोनॉमी हो गई, चाइना की इकोनॉमी हो गई। ये इकोनॉमी होती क्या है? एक देश की अर्थव्यवस्था जहां पे लोग काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, रहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो एक इकोनॉमी के अंदर 3 चीजें होती हैं, वाइटल प्रोसेस, बहुत 3 चीज इंपॉर्टेंट। पहला, किसी ना किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, कंजप्शन हो रहा है एंड इन्वेस्टमेंट, दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन। पैसा जो आया उसको पैसे से पैसे को बनाया जाया है। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि इकोनॉमी के अंदर 3 वाइटल प्रोसेस क्या होती है? तो प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। इस बात को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों पूछ सकता है कि स्कार्सिटी क्या होती है? 1-2 बार पूछा भी गया है। दोस्तों स्कार्सिटी ही मेन प्रॉब्लम है जिसके कारण इकोनॉमी के अंदर सारी प्रॉब्लम आती है। मतलब किसी भी चीज की कमी। आज के टाइम में इंडिया में सब लोग अपने घर में एसी नहीं लगवा सकता, क्योंकि सबके पास उतना पैसा भी नहीं है और उतनी एसी बन भी नहीं सकती है। ठीक है, तो दोस्तों स्कार्सिटी मतलब होता है जब किसी चीज की क्या हो जाए, कमी हो जाए। तो इसको बोलेंगे कैसे? स्कार्सिटी रिफर टू लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर कमोडिटी। मतलब सप्लाई कम पाई गई है, डिमांड बहुत ज्यादा है, मतलब क्या हो गया, कमी हो गई है। सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम का कारण यही होता है। ठीक है, इट रिफर टू सिचुएशन व्हेन वांट एक्सीड्स, हमारी वांट्स ज्यादा होती हैं एंड अवेलेबल रिसोर्स क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है किसी ना किसी तरीके से, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब दोस्तों इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्या होती है? अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बस सिंपल पूछेगा व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो आप लोग बताएंगे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, ज्यादा डीप डिस्कशन नहीं करूंगा मैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, तो आप लोग बताएंगे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। मतलब भैया किसी भी चीज को चॉइस करने की दिक्कत होती है। ठीक है, मोबाइल खरीदने गए तो भैया दिक्कत है, सैमसंग का खरीदें कि रेडमी का खरीदें, तो दिक्कत है ना। तो आप देख रहे हो हर चीज के अंदर हमारे पास चॉइस की दिक्कत होती है। ठीक है, ये भी हो गया अपना। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे इकोनॉमिक्स का मीनिंग थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये इकोनॉमिक्स होता क्या है। 3-4 डेफिनेशंस हैं। तो इकोनॉमिक्स को हम लोग सोशल साइंस भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विच स्टडीज द वे सोसाइटी चूज टू इट्स लिमिटेड रिसोर्सेस। मतलब इकोनॉमिक्स एक तरह का सामाजिक विज्ञान है जो बताता है कि हमारी सोसाइटी कैसे रिसोर्सेस में से, चीजों में से चीजों को चूज करती है जिनके बहुत सारे यूज होते हैं। अब भैया दूध का इस्तेमाल, मिल्क बहुत चीजों में इस्तेमाल किया जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप लोग बहुत ज्यादा मिल्क खरीद के रखते हैं। तो सोसाइटी कैसे रिसोर्सेस का इस्तेमाल करती है जिनका यूज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द पीपल। सिंपल भाषा में इकोनॉमिक्स एक तरह का सब्जेक्ट है, सोशल साइंस है, जो कि मदद करता है लोगों को चूज करने में कि कैसे वो लिमिटेड रिसोर्सेस में से चूज करें एंड सामान को बनाएं एंड डिस्ट्रीब्यूट करें आपस में। ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेस क्या है हमारे पास, लिमिटेड हैं। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया कि इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस भी कहा जाता है। ठीक है, ज्यादा डीप में डिस्कशन नहीं करना। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहा जाता है, इसको याद रखना, पूछ सकता है। इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया गया 2 पार्ट में, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब होता है दोस्तों इंडिविजुअल या फिर स्मॉल, एंड मैक्रो का मतलब होता है होल या फिर लार्ज। ठीक है, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। दोस्तों जो माइक्रोइकोनॉमिक्स वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया है माइक्रोस, जिसका मतलब होता है स्मॉल। ठीक है, बस इतना याद करना है आपको। ठीक है,
अब दोस्तों जैसे किसी इंडिविजुअल की इनकम है, किसी एक प्रोड्यूसर की बात हो रहा है, किसी एक फर्म की बात हो रही है, किसी एक कंज्यूमर की बात हो रही है, एक स्मॉल में, तो उसको माइक्रो बोलते हैं। ठीक है, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं डिमांड के बारे में, हम लोग पढ़ते हैं कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, कैसे सामान को खरीदता है। ठीक है, इसमें नहीं जाना अपने को। हम लोग देखते हैं कि प्रोड्यूसर कैसे बिहेव करता है, सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं। तो सिंपली माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी चैप्टर्स हैं ये उनकी बात कर रहा है कि सामान का दाम, प्राइस कैसे निकाला जाता है। तो आपको चैप्टर के नाम याद होंगे, डिमांड हो गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया, इंडिफरेंस कर्व हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, कॉस्ट चैप्टर हो गए। तो ये सब आपको माइक्रो में पढ़ना पड़ता है। और माइक्रो में क्या पढ़ना पड़ता है, इनकम पढ़ना पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट पढ़ना पड़ता है, मनी बैंकिंग पढ़ना पड़ता है, फॉरेन एक्सचेंज पढ़ना पड़ता है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड नेशनल इनकम। तो चैप्टर की बात कर रहा है। अब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो भी ग्रीक वर्ड से आया है, मैक्रोज, MEKROS, जिसका मतलब होता है ब्याज। ठीक है, इकोनॉमी एज अ होल। जैसे नेशनल इनकम की बात होगी, मतलब सबकी इनकम की बात होगी। महंगाई, महंगाई किसी एक को नहीं आएगी ना। एम्प्लॉयमेंट, नौकरी, किसी एक की नौकरी की बात नहीं हो रही है ना, जब हम लोग होल लेवल पे बात करते हैं। जैसे कि इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम कब होगा, सब कुछ बराबर कब होगी, जब AD/AS हमारा बराबर हो जाएगा। आपने AD/AS सुना होगा। ठीक है, अब दोस्तों AD ज्यादा हो जाता है, AS कम हो जाता है, तो कोई एक गैप बनता है, उस गैप को बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। इस इन्फ्लेशनरी गैप का जो कंसेप्ट वो दिया है JM किन्स ने, ये आपको मैंने बताया भी है। ठीक है, इकोनॉमी के अंदर डिसइक्विलिब्रियम कब होगा, कब AD ज्यादा हो जाएगा, कब AD कम हो जाएगा, ये सब चीजें अपने को याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। उसके बाद कैसे उस डिसइक्विलिब्रियम को ठीक किया जाए। ठीक है, ये माइक्रो मैक्रो में आपको डिफरेंस नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसको याद रखिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी कहते हैं एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी सब तो हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब दोस्तों पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता क्या है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टडी द फैक्ट ऑफ लाइफ, डील विथ थिंग्स एज दे आर, जो चीजें जैसे होती हैं उनको वैसे बताया जाता है। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विथ व्हाट आर द इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम एंड हाउ दे आर एक्चुअली सॉल्व, क्या है हमारी प्रॉब्लम एंड कैसे उनको सॉल्व किया जाएगा। तो इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, मतलब इंडिया जो है ओवर पॉपुलेटेड है, तो भैया ओवर पॉपुलेशन को कम करना है, क्या सिचुएशन है वो हमको बता रहा है एंड इसको ठीक करने की नॉर्मल सी बात है, पॉपुलेशन को कम करना होगा। ठीक है, एजुकेशन थोड़ा ज्यादा प्रोवाइड करना होगा। प्राइस आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, सामान के दाम बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको कंट्रोल करना होगा। ठीक, सिंपल सी बात है। पॉजिटिव इकोनॉमी जो होता है वो डील करता है पास्ट की चीजों का, प्रेजेंट की और फ्यूचर की, ज्यादा बुद्धि नहीं खर्च करना। पॉजिटिव इकोनॉमी के अंदर फैक्ट्स भी होते हैं, फिगर भी होता है। जैसे इंडिया ओवर पॉपुलेटेड हो रहा है, तो भैया अपने मन से नहीं हो रहा है, हमारे पास फैक्ट है, फिगर है, इंफॉर्मेशन है। ठीक है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, व्हाट आउट टू बी। दोस्तों ये हमको आइडियल सिचुएशन बताता है कि क्या होना चाहिए। ठीक है, इंडिया शुड नॉट बी ओवर पॉपुलेटेड, तो ये क्या है कि इंडिया को ओवर पॉपुलेटेड नहीं होना चाहिए। तो ये हमको आइडियल सिचुएशन या फिर प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए वो बताता है। ठीक है, ये एजम्पशन पे बेस्ड होता है, हाँ ये चीजें होनी चाहिए, और उसमें एक्चुअल चीजों को बताया जाता है पॉजिटिव के अंदर। ठीक है, खत्म कहानी। डिफरेंस से आप लोग देख सकते हो, कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो अब दोस्तों आते हैं, तो आपका अगर आपसे पूछेगा प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी तो बताओगे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अगर आपसे पूछेगा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, आपसे बोलेगा एग्जाम में व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, तो आप लोग बताओगे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है ना, याद रखना जो बता रहा हूं मैं। पूछेगा प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बताओगे। पूछेगा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब दोस्तों होता है कि क्या बनाए, कैपिटल गुड्स बनाए कि कंज्यूमर गुड्स बनाए। ठीक है ना, कैपिटल गुड्स मतलब मशीन हो गई, कंज्यूमर गुड्स मतलब जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब लेबर इंटेंसिव, मजदूरों का मतलब ये कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, कि भैया मतलब कि कैसे बनाए, मजदूरों की मदद से बनाए कि मशीनों की मदद से बनाए। फॉर हुम टू प्रोड्यूस मतलब रिच के लिए बनाए कि पुअर के लिए बनाए। ठीक है, तो ये बताता है क्या बनाए, ये बताता है कैसे बनाए, ये बताता है किसके लिए बनाए। ठीक है, ये हमको टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन बताता है, मतलब टेक्नोलॉजी की बात करता है ये। ठीक है, तो इसको याद रखना। हो गया खत्म कहानी अपनी।
अब दोस्तों प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये क्या होता है, बड़ी दिक्कत की बात है ना। तो पहले तो इसका इतना नाम देखियो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर, ठीक है, इसको इतने नाम से कहते हैं। तो दोस्तों ये होता क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व सिंपल सी बात है दोस्तों, एक किसान मतलब एग्रीकल्चर के फील्ड में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पीपीसी कर्व का यूज कहाँ कर सकते हैं, तो एग्रीकल्चर के फील्ड में कर सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि आप एक किसान है एंड किसान को पता करना है कि उसके पास एक जमीन है, उस जमीन में उसको दो सामान उगाना है, तो वो कितना दो सामान उगा सकता है। मान लीजिए उसको गेहूं भी उगाना है और चावल भी उगाना है, ठीक है, तो कितना गेहूं कितना चावल वो उगा सकता है। तो पीपीसी कर्व अपने को बस यही बताता है कि अगर एक किसान अपने सामान का पूरा इस्तेमाल करे एंड दो सामान उसको उगाना है, प्रोड्यूस करना है, तो कितना चावल और कितना गेहूं वो उगा सकता है। तो सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक तरह का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, क्योंकि ये हमको बहुत सारे कॉम्बिनेशन बताएगा कि 10 किलो चावल, 20 किलो गेहूं, 2 किलो चावल, 40 किलो गेहूं, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बताएगा विच कैन बी प्रोड्यूस, जो कि प्रोड्यूस किया जा सकता है गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। मतलब पीपीसी कर्व एक तरह का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है जो कि ये बताता है कि कितने कॉम्बिनेशन के हम लोग गुड्स बना सकते हैं रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो दोस्तों ये एजम्पशन याद रखना आपको कि जो हमारी रिसोर्स होगा वो फिक्स्ड होगा, केवल दो गुड्स की बात की जाएगी, रिसोर्स को अच्छे से इस्तेमाल करेंगे और टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी। अगर मान लीजिए ट्रैक्टर, हम लोग मजदूरों की मदद से खेती कर रहे थे, अब ट्रैक्टर ये क्या आ गए तो ज्यादा सामान उग सकता है, इसे ये टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी। ये सब एजम्पशंस हैं, ठीक है, याद रखना, पूछ सकता है। अब दोस्तों पीपीसी कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड होता है, देखिए डाउनवर्ड दिखे ना आपको, डाउनवर्ड होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि भैया जैसे हमको एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाना होता है तो दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन अपने को कम करना पड़ता है, ठीक है। पीपीसी कर्व कॉनकेव होता है, सीधे आपको यट्टा मार के याद करना है कि पीपीसी कर्व कॉनकेव होता है, याद रखना, ठीक है, कॉनकेव होता है। क्यों होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन एमआरटी, एमआरटी मतलब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ज्यादा डिस्कशन मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है। आपसे पूछेगा पीपीसी कर्व कॉनकेव होता है कि कॉन्वेक्स होता है, तो आप क्या बताओगे, कॉनकेव होता है। अगर पूछ दिया कि भैया ये क्यों होता है कॉनकेव, क्योंकि हमारा एमआरटी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीज करता है। रट्टा मार के याद करियो। टाइम नहीं है दोस्तों, मुझे खुद लग गया है कि मुझे इसको पूरा एक्सप्लेन करना चाहिए, बट अभी आपको बीकॉम एंट्रेंस क्वालिफाई करना है, ठीक है, तो उस पर फोकस करो। अब आते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर के ऊपर, यूटिलिटी। अब दोस्तों यूटिलिटी क्या होती है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। जब भी किसी सामान के अंदर सेटिस्फैक्शन पहुंचाने की ताकत होती है तो हम लोग कह सकते हैं कि उसके अंदर यूटिलिटी मतलब है। अगर आपको कॉफी बहुत पसंद है, कॉफी पी रहे हो, तो कॉफी के अंदर सेटिस्फैक्शन पहुंचाने की ताकत है। अगर किसी सामान से आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तो आप ये नहीं कहोगे कि उसके अंदर यूटिलिटी नहीं है, आपको यूटिलिटी नहीं मिल रहा है, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यूटिलिटी को नापने का एक तरीका बताया गया है जिसको बोलते हैं यूटिस। जैसे भैया लोड को नापने के लिए किलोमीटर बनाया गया है, किसी भी लिक्विड चीजों को नापने के लिए आपका लीटर बनाया गया है, वजन को नापने के लिए केजी बनाया गया है, तो सेटिस्फैक्शन को नापने के लिए यूटिस बनाया गया है, ठीक है, इसको याद रखना। अब दोस्तों यूटिलिटी के फीचर देखते हैं। पहला, यूटिलिटी सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव मतलब डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन। आपने कॉफी पी, आपको पसंद आई, मैंने कॉफी पी, मुझे पसंद नहीं आया, तो ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती है। यूटिलिटी रिलेटिव, कभी सेम नहीं होती है। आज मैंने कॉफी पी, मुझे बहुत अच्छा लगा, कल मैंने कॉफी पी, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो हमेशा एक जैसी नहीं होती है। कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच, हम यूटिलिटी को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ओनली फील, केवल महसूस कर सकते हैं। यूटिलिटीज इंडिपेंडेंट ऑफ मोरालिटी, नैतिक विज्ञान का यूटिलिटी से कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब है दारू पीना खराब बात है, नहीं पीना चाहिए, बट तब भी कुछ लोग दारू पीते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो उनका नैतिक विज्ञान से कुछ नहीं है। मतलब सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो मिल रहा है, चाहे वो किसी भी चीज से मिले, ठीक है। अब यूटिलिटी दो टाइप की होती है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी। ये सिलेबस से हट चुका है, बट हम लोग तीनों देखेंगे, टीयू, एमयू और एयू। आप सबने कभी ना कभी तो ये पढ़ा होगा, ठीक है। मैं ये एज्यूम करके पढ़ाया हूं कि आपको थोड़ा बहुत तो आता होगा, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी, अब दोस्तों टोटल यूटिलिटी क्या होता है,
मान लीजिए दोस्तों कुछ चीजें अपने को एज्यूम करनी होगी। पहले हम लोग एजम्पशन देखते हैं। सबसे पहले कि हम लोग जो भी सामान कंज्यूम करेंगे उसका शेप, साइज, क्वालिटी, प्राइस सब कुछ क्या होगा, सेम होगा। मतलब मान लीजिए अगर हम लोग बर्गर खाए हैं तो बर्गर का शेप, साइज, क्वालिटी सब कुछ सेम होगा। उसके बाद दोस्तों आप जो खा रहे हैं उसका टाइम भी कॉन्टिन्यूअस होगा। ऐसा नहीं कि आज खाए फिर कल खाए फिर परसों खाए, कॉन्टिन्यूअस कंजप्शन होना चाहिए, ठीक है। एंड जो इंसान खा रहा है उसका दिमाग ठीक होना चाहिए, वो पगलेट नहीं होना चाहिए। अगर पागल होगा कहेगा भैया हमको सेटिस्फेक्शन मिला ही नहीं, ठीक है। तो कुछ बातों को पहले ध्यान रखिए। सबसे पहले कि सामान का साइज, शेप, क्वालिटी, प्राइस सेम होगा। जो इंसान खा रहा है उसका दिमाग ठीक होगा। एंड दोस्तों ये आपको एंड कॉन्टिन्यूअस कंजप्शन होगा, ठीक है। तो चलिए अब मान लीजिए कि मैंने किसी को भूख लगी थी, उसने पहला बर्गर खाया, तो वो कहेगा ना कि भैया अभी तो मुझे 10% सेटिस्फेक्शन मिला है, ठीक है। अब वो जब नेक्स्ट बर्गर खाएगा तो नॉर्मल सी बात है उसको सेटिस्फेक्शन पहले के मुकाबले कम मिलेगा। तो पहले उसने खाया उसको 10 मिल गया, दूसरे पे 8, तीसरे पे 6, फिर 4, फिर 2, मतलब पहले पे उसको 10 यूटी का सेटिस्फेक्शन मिला, 8 का, 6 का, 4 का, 2 का। जब छठा बर्गर खाया तो उसको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। एंड सातवां खाया तो उसको भैया सेटिस्फेक्शन के बदले डिससेटिस्फेक्शन हो गया, डिसयूटिलिटी। तो जो हमारा जैसे ही हम लोग एक नेक्स्ट कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो हमारा सेटिस्फेक्शन घट जाता है, इसी को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। एंड आपको टोटल कितना सेटिस्फेक्शन मिला इसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी, ठीक है। देखिए 10 में 8 18, 8 में 6 24, 24 में 4 28, देखिए ये आपका टोटल यूटिलिटी, ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी है। टोटल यूटिलिटी को निकालने के लिए हमको मार्जिनल को जोड़ देना पड़ता है। देखिए 10 8 टोटल निकालने के मार्जिनल को जोड़ दिए, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है कि एवरेज यूटिलिटी में क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा टोटल सेटिस्फेक्शन देखिए बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, फिर अपने मैक्सिमम पे आ गया, फिर घट गया। अब आगे देखते हैं। अब मार्जिनल देखिए स्टार्टिंग से क्या था, 10 था, 8 था, 6 था, 4 था, 2 था, 0 था और -2। तो ये देखिए 10 था, 8 था, 6 था, 4 था, 2 था, 0 था, -2। ये देखिए अपना घट गया, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब दोस्तों ये चीज ये अपने को ध्यान देना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया बहुत बार। टीयू और एमयू का रिलेशनशिप, जब टीयू बढ़ रहा है बहुत तेजी से तो एमयू क्या हो रहा है, घट रहा है। जब टीयू बढ़ रहा है तो एमयू घट रहा है, ठीक है दोस्तों। जब टीयू अपने मैक्सिमम पे है, टीयू अपने मैक्सिमम पे है तो एमयू क्या है, 0, क्या है, 0 है। जब टीयू डिक्लाइन किया, जब डिक्लाइन किया तो एमयू क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। पूछ देता है कभी कभी कि टीयू 0 पे तो सॉरी टीयू मैक्सिमम पे है तो एमयू कहाँ पे होगा, ठीक है। टीयू डिक्लाइन कराया तो एमयू क्या कर रहा होगा, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। जब टीयू मैक्सिमम पे होता है और एमयू 0 पे होता है तो इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या फिर पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, याद रखना। व्हेन टीयू इज मैक्सिमम एमयू इज 0 इट इज नोन एज पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन या फिर पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, ठीक है। याद रखना है, ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करना, ठीक है। इतना खत्म हो गया। अब आते हैं यूटिलिटी तो यहाँ पे हो ही गया है। अब आते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दोस्तों एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो रहा है, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट जहां पे कंज्यूमर ये कह सकता है कि भैया हाँ मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो गया। तो अपनी इनकम खर्च करने के बाद, जैसे भैया आप लोग भूख लगी थी, बाहर कुछ खाने गए, कुछ खाए एंड आपने ये बोला आई मेरा पेट, मुझे तो एकदम मन भर गया, तो वही आपका क्या है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है। जब आपका यूटिलिटी मतलब कोई सामान हम लोग खरीदते हैं एंड सामान हमको बहुत पसंद आया, हमको लगता है कि इतने पैसे में हमको बहुत अच्छी चीज मिल गई है, तो जब ऐसा होता है तो हम लोग कहते हैं मतलब कि यूटिलिटी जो होता है किसी सामान का आपके प्राइस के बराबर है, सामान के दाम के बराबर आ जाती है, तो हम लोग कहते हैं भैया कि हमको सेटिस्फेक्शन मिल गया। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है, कंडीशन होती है जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है अपनी इनकम को खर्च करने के बाद में। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रिफर टू अ सिचुएशन व्हेन कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ठीक है। अब दोस्तों कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच यहाँ पे दिया गया है। कार्डिनल अप्रोच दोस्तों जो है वो दिया आपका एल्फ्रेड मार्शल ने और ऑर्डिनल अप्रोच दिया आपका J.R. हिक्स ने।
कुछ लोग कहेंगे सर एलन और पैरेटो भी होता है। दोस्तों एग्जाम में उनका नाम आता नहीं है जल्दी, ठीक है। तो अब कार्डिनल अप्रोच क्या है? कार्डिनल अप्रोच जो था वो एल्फ्रेड माइसन ने दिया था। इन्होंने कहा था कि यूटीईटी को हम लोग नंबर के टाइम में या फिर मनी के टाइम में नाप सकते हैं, और इन्होंने एक आर्टिफिशियल यूनिट बनाई थी यूटेस। तो यूटेस किसने दिया? एल्फ्रेड माइसन ने दिया। कार्डिनल अप्रोच का ये कहना था कि भैया यूटीईटी को हम लोग नंबर्स के टाइम में नाप सकते हैं। जैसे कि कह सकते हैं कि हमको 10 यूटी का सेटिस्फेक्शन हुआ, 2 यूटी का सेटिस्फेक्शन हुआ, ठीक है। तो कार्डिनल अप्रोच ये कहता है। ऑर्डिनल अप्रोच जो जे.आर. हिक्स ने दिया था, उनका कहना था कि यूटीईटी भैया एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। क्या है? साइकोलॉजिकल। यूटीईटी को हम लोग नंबर के टाइम में नहीं नाप सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग ये कह सकते हैं कि दो सामान में हमको कौन सा सामान ज्यादा अच्छा लगा, उनके सेटिस्फेक्शन पहुंचाने की ताकत के हिसाब से। ऑर्डिनल अप्रोच जो कि जे.आर. हिक्स ने दिया था, उनका ये कहना था कि यूटीईटी एक तरीके का साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। साइकोलॉजिकल मतलब वो बातें जो इंसान के दिमाग से कनेक्टेड होती हैं। और उन्होंने ये कहा कि यूटीईटी को हम लोग नंबर के टाइम में नहीं नाप सकते हैं, बट अपनी प्रेफरेंस, अपनी चाहत बता सकते हैं कि दो सामान में से कौन सा सामान ज्यादा अच्छा लगा, उनके सेटिस्फेक्शन पहुंचाने के ताकत के हिसाब से, ठीक है। तो कार्डिनल अप्रोच के अंदर यूटीईटी की बात की गई थी, ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व की बात की थी। तो कार्डिनल अप्रोच का जो टूल है उसको बोलते हैं यूटीईटी एनालिसिस। ऑर्डिनल अप्रोच का जो टूल है उसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। कार्डिनल अप्रोच आपका एल्फ्रेड माइसन ने दिया था, ऑर्डिनल अप्रोच आपका जे.आर. हिक्स ने दिया था, ठीक है, याद रखना। अब दोस्तों कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रिफर टू अ सिचुएशन व्हेन कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अपनी इनकम को खर्च करने के बाद में। थोड़ा सा दोस्तों नोट्स रफ है तो अभी आपको काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब दोस्तों कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अगर वन कमोडिटी केस की बात की जाए, जहां पे बस एक सामान है, वन कमोडिटी मतलब कोई भी एक सामान कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, तो मतलब नहीं है। तो अब मान लीजिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे तब आएगा जब मार्जिनल यूटिलिटी किसी भी सामान का एमयू उसके प्राइस के बराबर हो जाएगा। मतलब हमको सामान से मिलने वाला यूटिलिटी सामान के दाम के बराबर हो जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो गया है। तो एमयू ऑफ अ कमोडिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्राइस ऑफ अ गुड्स, क्योंकि कंज्यूमर उससे ज्यादा पैसा नहीं देना चाहेगा। सिंपल सी बात है, दुकान पे गए, एक जीन्स है आपको पसंद आ गई एंड आपको लगता है वो जीन्स 800 की है, तो आप लोग उसको 800 से ज्यादा उसके पैसा नहीं दोगे, क्योंकि आपको पता है 800 से आप ज्यादा दोगे तो आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, ठीक है। और उसको ये के जीन्स को आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, तो आपको अच्छा तभी लगेगा, आप मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पे तभी आएंगे जब आप उतना पैसा देंगे जितना आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, किसी भी सामान एक्स, यहाँ पर दोस्तों कोई भी गुड्स का नाम है, कोई भी गुड्स का नाम, बर्गर मान रहे हो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स जब बराबर हो जाएगा तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है और प्राइस कम है तो क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा? नहीं होगा। कंज्यूमर इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, ही इज गोइंग बाइंग बेनिफिट ग्रेटर देन कॉस्ट, वो भी और खरीदेगा क्योंकि अब इसकी यूटिलिटी ज्यादा है और प्राइस कम है। जब यूटिलिटी कम हो जाए, प्राइस ज्यादा हो जाए तो अपनी कंजप्शन को कम कर देगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपका यूटिलिटी ज्यादा है और प्राइस कम है, यहाँ पे आपका यूटिलिटी कम है और प्राइस ज्यादा है। कहाँ पे इक्वल होगा? जहां पे आपका यूटिलिटी और प्राइस दोनों बराबर हो जाए। डायग्राम भी देखो, एमयू 10 था, 8 था, 6 था, 4 था, जियो आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका प्राइस, सॉरी जियो नहीं, यहाँ पे आपका प्राइस है 4 रुपए, क्योंकि सामान का दाम क्या रहेगा दोस्तों? कांस्टेंट रहेगा, सामान का दाम चेंज नहीं होना चाहिए। मान लीजिए 10 रुपए का बर्गर खाया कि मैंने 20 वाला बर्गर खा लिया, हो सकता है वो चीज बर्गर हो, तो मेरा सेटिस्फैक्शन बढ़ सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम पे आ गया, मतलब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल गया, ठीक है। ओके, एजम्पशन दोस्तों, ये एजम्पशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, यूटिलिटी को हम लोग नंबर के टाइम में नाप सके, मतलब ये यूटिलिटी एनालिसिस मतलब कार्डिनल अप्रोच के हिसाब से है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होगी? कांस्टेंट होगी, मतलब वही सामान का दाम क्या आएगा? कांस्टेंट रहेगा। एंड कंज्यूमर जो है वो पागल ही नहीं होगा, ऐसा बिहेव करेगा, एंड उसका जो एम होगा वो सेटिस्फैक्शन को मेंटेन करने की होगा। कोई दारूबाज है, वो दारू पिएगा, कहेगा भैया हाँ और पियाओ और अच्छा लग रहा है, तो उसका सेटिस्फैक्शन बढ़ता जाएगा,
तो ये काम नहीं करेगा। अब आते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में टू कमोडिटी केस, जहां पे हम लोग दो सामान को कंज्यूम करेंगे, ठीक है, 1+1। दोनों का प्राइस क्या होगा, सेम होगा, बस दोनों से मिलने वाला यूटिलिटी क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि दो सामान से हमको सेम यूटिलिटी नहीं मिल सकती है, बट दोनों सामान का दाम एक हो सकता है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे तब होगा जब दोनों सामान की यूटिलिटी दोनों सामान के दाम के बराबर हो जाए। पहले यहां पे आते हैं, प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एक गुड्स से वाई एक गुड्स से, दोनों का प्राइस क्या है, सेम है। एंड देखिए दोनों का यूटिलिटी, एक का 10, 8, 6, 4, तो यहां पे देखिए दोनों का दाम और दोनों का प्राइस क्या हो गया, सेम हो गया है। फोर्थ कमोडिटी पे जैसे ही चौथा बर्गर या कुछ भी खाया, चौथे पॉइंट पे आए तो दोनों का दाम और दोनों का यूटिलिटी भी सेम हो गया, तो यहीं पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आ गया। तो इसको ये याद रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। तो प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू प्राइस ऑफ वाई इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मनी की यूटिलिटी बराबर होनी चाहिए, मतलब 4 रुपए 4 रुपए 4 रुपए 4 रुपए। इसको अगर काटेंगे पीटेंगे तो भैया अपना ये निकल के आएगा। याद रखना एग्जाम में यही आता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इसको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। इसका पीडीएफ आपके कोर्स के अंदर अपलोड हो जाएगा, प्रीमियम स्टूडेंट्स एंड जिन्होंने नोट्स का कोर्स खरीदा है, ठीक है, परेशान मत होना। डायग्राम भी देखो, ये है y की यूटिलिटी, ये है x की यूटिलिटी, दोनों टकराई, यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आ गया, क्योंकि दोनों का यूटिलिटी और प्राइस क्या हो गया है, आपस में बराबर हो गया है। ठीक है, हो गया। अब इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व के हिसाब से हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझेंगे, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट जे.आर. हिक्स ने दिया था, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व। अब दोस्तों इंडिफरेंस कर्व होता क्या है, इंडिफरेंस कर्व इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ये एक तरह का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है। वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, बहुत सारे कॉम्बिनेशन दो गुड्स के, विच गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, जो कि कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन देंगे। इंडिफरेंस कर्व एक तरीके का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, मतलब ग्राफ के फॉर्म में होता है, ऐसे होता है, ठीक है, जो कि बहुत सारा कॉम्बिनेशन होता है टू गुड्स का, जो कि इक्वल सेटिस्फैक्शन देता है। अभी समझाते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एप्पल एंड बनाना, यहाँ पे एप्पल है, यहाँ पे बनाना है। अब ये देखिए PQRS, ठीक है, यहाँ पे 1 है, 15 है, 2 है, 10 है, 3 है, 6 है, 4 है, 3 है, 5 है, 9 है। तो भैया मान लीजिए कि ये P है, इसमें आपको 1 kg एप्पल 15 kg बनाना केजी में नहीं आता, आपका डोजन में आता है, ठीक है। 15 मान लीजिए, 1 एप्पल 15 बनाना, 2 एप्पल 10 बनाना, 3 एप्पल 6 बनाना। तो ये देखिए बहुत सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जिनसे कंज्यूमर को क्या मिलेगा, इक्वल सेटिस्फैक्शन। अब मान लीजिए कोई बंदा है जिसको बनाना बहुत पसंद है, तो वो P चूज करेगा जिसमें उसको 15 बनाना मिलेगा। कोई है जिसको एप्पल बहुत पसंद है, तो वो ये चूज कर सकता है क्योंकि इसमें एप्पल ज्यादा है, ठीक है। तो मतलब कि इंडिफरेंस कर्व दोस्तों मैंने आपको बताया था ना कि ऑर्डिनरी अप्रोच ये कहता है कि हम लोग यूटिलिटी को नंबर के टाइम में नहीं नाप सकते हैं, बट ये कह सकते हैं कि हाँ इससे हमको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला और इससे हमको कम सेटिस्फेक्शन मिला। तो यहाँ पे तो वही हो रहा है ना कि देख लीजिए हमने पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पे चूज किए हैं, ठीक है, PQRS, एक से हमको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, हमको एक से हमको कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है, एंड पॉसिबल कॉम्बिनेशन भी बता पाए, ठीक है। ये है अपना इंडिफरेंस कर्व। इसके प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आता है, तो प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहला, इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि जैसे ही एक सामान का कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो दूसरे सामान का हमको कम करना पड़ जाएगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग याद रखना। इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, भैया रट्टा मार के याद करिए। क्यों होता है, क्योंकि हमारा डिमिनिशिंग एमआईएस क्या करता है, डिक्लाइन करता है। अब दोस्तों इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूं, तो ये कॉन्वेक्स होता है, पीपीसी कर्व कॉनकेव होता है, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट मतलब कभी एक दूसरे को काटता नहीं है ऐसे, क्योंकि अगर काटेगा तो दोनों सामान से हमको सेम सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। इंडिफरेंस हायर इंडिफरेंस कर्व गिव हायर सेटिस्फेक्शन। अब देखिए ये इंडिफरेंस कर्व है 10 और 20 का मिल रहा है, अगर इसके ऊपर देखेंगे तो ज्यादा हो गया ना, 20 और 20
तो बड़ा इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो हमको ज़्यादा हायर सेटिस्फेक्शन देता है, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व कभी भी किसी एक्सिस को टच नहीं करता है, ना ही इसको ना ही इसको, क्योंकि अगर एक्सिस को टच करेगा तो सेटिस्फेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और इंडिफरेंस कर्व कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स है, इसे ये कभी भी किसी एक्सिस को टच नहीं करता। तो भैया आपको फीचर्स को याद रखना है कि इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, कॉन्वेक्स होता है, हायर इंडिफरेंस कर्व गिव हायर सेटिस्फेक्शन, क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। इंडिफरेंस कर्व नेवर टच एक्सिस, ठीक है, ओके। अब इंडिफरेंस रेसिड्यू क्या होता है, जब इंडिफरेंस कर्व को हम लोग टेबल के फॉर्म में दिखाते हैं तो उसको इंडिफरेंस रेसिड्यू बोलते हैं, बात खत्म। अब दोस्तों इंडिफरेंस मैप क्या होता है, इसको भी याद रखो। जब बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व एक ही डायग्राम में बनाते हैं तो उसको इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। When more than one इंडिफरेंस कर्व are plotted on the same graph, it is known as इंडिफरेंस मैप, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे बंडल क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, किसी भी दो गुड्स का कॉम्बिनेशन होगा तो उसको बोलते हैं बंडल, ठीक है। बजट क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कंज्यूमर कैन परचेज विद इज गिवन इनकम, जो कि कंज्यूमर अपनी इनकम से परचेज कर सकता है। बजट लाइन या फिर प्राइस लाइन, ठीक है। अब दोस्तों देखिए इंडिफरेंस कर्व तो ऐसे बनता है, बजट लाइन जो है वो ऐसे बनता है। दोस्तों बजट लाइन क्या दिखाता है कि एक इंसान कितना खर्चा कर सकता है, मतलब इस पॉइंट तक वो खर्चा कर सकता है, इसके बाहर वो खर्चा नहीं कर सकता, ठीक है। तो सीधे हम लोग बजट लाइन पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों देखिए ये क्या है, अपनी बजट लाइन है, ये अपनी बजट लाइन है, ठीक है। इसके अंदर कंज्यूमर खर्चा कर सकता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, लेकिन इसके बाहर खर्चा नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास पैसा उतना नहीं है, ठीक है। क्या कंज्यूमर अपने बजट लाइन के आगे जा सकता है, नहीं, गिवन बजट लाइन, क्योंकि प्राइसेस ऑफ गुड्स वन गुड्स टू क्या होते हैं दोस्तों, सेम होते हैं। मतलब इतना जब पैसा ही आपके पास है तो आप आगे जा पाओगे क्या, तो पूछेगा आपसे क्या कंज्यूमर अपने बजट लाइन के आगे जा सकता है, नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि इनकम उतनी होती है अपनी। अब दोस्तों सीधे हम लोग उस पर आ जाते हैं अपने इंडिफरेंस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के हिसाब से। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होगा, इंडिफरेंस कर्व की मदद से। तो देखिए जहां पे आपका इंडिफरेंस कर्व, ये देखिए आपका इंडिफरेंस कर्व है, आपके बजट लाइन से टकरा जाएगा यहाँ पे, तो यहीं पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा, मतलब कि कंज्यूमर को यहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और यहाँ पे दो गुड्स भी है, देखिए एक है मैंगो एक है एप्पल, मान लीजिए एक्स है मैंगो, ये है एप्पल, और यहाँ पे आपका इंडिफरेंस कर्व टकरा गया, ठीक है। तो कंडीशन आप याद रखिए कि कंडीशन कहाँ है, कि आपका यहाँ पे कंडीशन मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ कि बजट लाइन टेंजेंट होना चाहिए इंडिफरेंस कर्व से। देखिए टेंजेंट मतलब यहाँ पे टकरा ही है, ठीक है। मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ, साफ कर दूँ, देखिए ये देखिए बजट लाइन जो है आपकी ये टेंजेंट है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्या गया आपका कि स्लोप ऑफ बोथ लाइन मस्ट बी सेम, दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोनों जहां पे कोई टकराता है तो वहां पे दोनों सेम हो जाते हैं, ये देखिए ये भी टकरा गया ये भी टकरा गया, सेम हो गए, ठीक है। एंड एमआईएस मस्ट बी डिक्लाइन, आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्लाइन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट याद रखने, ये आपको ये याद रखना है, ठीक है, कहानी खत्म, ठीक है। तो दोस्तों आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक का रिवीजन हो चुका है। तो आपको पढ़ना क्या क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी क्या होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज याद रखनी है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन याद रखनी है, कार्डिनल अप्रोच ऑर्डिनल अप्रोच याद करना है, ठीक है। यूटिलिटी के बारे में याद रखना है आपको। तो ये अपना पहला था रिवीजन 1 इकोनॉमिक्स का। अभी रिवीजन 2 आएगा जिसके अंदर हम लोग डिमांड चैप्टर, कॉस्ट चैप्टर, प्रोडक्शन एंड मार्केट चैप्टर पढ़ेंगे। तो अपना पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसका हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो दूसरे मतलब 2 वीडियो के अंदर अगर आपका माइक्रो खत्म हो गया तो 2 वीडियो में आपका मैक्रो भी खत्म हो जाएगा। ये रिवीजन वीडियो है दोस्तों।
ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं किया गया है, बस जितना बताया है उतना आपको याद करना है। जैसे पीपीसी कर्व आपका कॉनकेव होता है, एग्जाम में पूछा गया है। इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होता है, एग्जाम में पूछा गया है। किसने दिया है इंडिफरेंस कर्व? जे.आर. हिक्स ने दिया है। कार्डिनल अप्रोच किसने दिया है? एल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। ऑर्डिनल अप्रोच किसने दिया है? जे.आर. हिक्स ने दिया है। एलन और पैरेटो का नाम भी आता है, बट उसकी बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना आसान है, उतना कठिन नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एंड अगर आपको दोस्तों नया वीडियो बहुत जल्दी चाहिए रिवीजन का, तो जितना कमेंट हो सकता है कमेंट कीजिए। जितने आपके कमेंट आएंगे उतने जल्दी सेकंड रिवीजन वीडियो इकोनॉमिक्स का आ जाएगा। थैंक यू सो मच।